नीचे एक बार नीचे करो थोड़ा। थोड़ा सा करना नीचे। इसमें वर्ड, ये वाला कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट करो पहले, ना फोर्थ का ए पार्ट। निकालो जरा फोर्थ का ए पार्ट। फोर्थ का ए पार्ट कर लो, और ये, चलो फोर्थ का ए पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर टेंथ कर लो। टेंथ भी आया हुआ है आईआईटी के अंदर। फोर्थ का ए पार्ट, टेंथ और इलेवेंथ।
हो गया क्वेश्चन? क्रिश किया क्वेश्चन? किसी से हुआ क्वेश्चन कि नहीं है? सर हुआ। चलो एक बार निशा ऊपर करो, देखो ऊपर स्पेस मिलता है अगर तो। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन रहने देना बस। देखो क्वेश्चन है, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, ध्यान रखना। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज डिफाइंड एज पीवी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एक रिलेशन तो ये लग जाएगी, P1 V1 P2 V2 क्यूब। फाइंड वर्क डन एंड हीट absorbed when work done and heat absorbed when 1 mole of monatomic ideal gas is taken from 1 atmosphere to 2 root 2 atmosphere at 300 Kelvin। सही ना? तो वर्क डन निकालना है और हीट एब्जॉर्ब। जब हम प्रोसेस को लेके गए हैं, एक मोनोटोमिक गैस है 1 एटमॉस्फेयर से 2 रूट 2 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। तो तुम यहाँ पे देख लो, 1 मोल मोनोटोमिक गैस है, P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है, V1 की वैल्यू नहीं दे रखी ना इसमें, V1 की वैल्यू V1 नहीं दे रखा, P2 दे रखा 2 रूट 2, और V2 भी नहीं दे रखा है, V2 भी नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब हमें पहले फर्स्ट वाले पार्ट से पीवी टू एनआरटी अप्लाई करो, पीवी टू एनआरटी। प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम V1 निकालना है, नंबर मोल्स 1 है, R और T है, T दे रखा है 300 केल्विन। तो यहां से V1 की वैल्यू आ गई 300 R। V1 की वैल्यू 300 R पुट कर देंगे, 2 रूट 2 इंटू V2 का क्यूब। यहां से V2 आ जाएगा, V2 कितना आ रहा है यहां से 150 R, ये क्यूब आएगा ना इसका, इसका क्यूब आएगा। तो ये तो डायरेक्ट आ गया, ये 2 रूट 2 को √2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो V2 आ गया यहां से, V2 आ गया 300 R बाय √2, यानी 150 √2 R। V2 की वैल्यू आ गई यहां से, सही ना? V2 की वैल्यू आ गई। अब वर्क डन निकालना है अगर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय n-1। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय n-1। तो P2 V2 की वैल्यू, P2 V2 दे रखा है तुम्हें, P2 है 2 √2 और V2 दे रखा है 150 √2। तो ये 600 हो गया सीधा। P2 V2 150 √2 इंटू 4, 600 R आ गया है। V2 की वैल्यू आ गई, P2 V2 की वैल्यू 600 R है, माइनस P1 V1, P1 दे रखा है 1 और V1 दे रखा है 300। तो ये 300 R आ गया, डिवाइडेड बाय n-1। n की वैल्यू है 3। पी वी रेस टू एन इज टू कॉन्स्टेंट होता है, पी वी रेस टू एन, और n दे रखा है 3। पीवी का क्यूब दे रखा था ना, n की वैल्यू 3, 3 - 1। तो यहां से कितना आ गया, 600, 300/2, 150 R आ गया। क्या ये वर्डन किसने निकाला था? यस सर। आयुष, यस सर। ये आयुष ने निकाल लिया और कृष्ण ने निकाल लिया था। अब उसका वो कैसे निकाला है, हीट एब्जॉर्ब, वो कैसे निकलेगा? पहले सी वो लगा देंगे, C इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन में 1 - x। हाँ, C इक्वल टू CV प्लस R बाय 1 - n। इससे डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं तो डेल्टा इज टू Q प्लस W से भी निकाल सकते हो। CV की वैल्यू 3/2 R, मोनोटोमिक गैस है, प्लस R अपॉन में 1 - 3। यही किया ना? यस सर। तो 3/2 R माइनस R/2 आ रहा है या सी की वैल्यू? सी की वैल्यू क्या आ रहा ही है? आयुष, यस सर। तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ये पॉलिट्रोप
पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। जैसे ये उसका बी पार्ट मैंने क्लास में कराया हुआ है, ये आईआईटी ने पूछा हुआ है 2006 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 10। 10। हाँ 10th कर लिया। 10th तो डायरेक्ट ओरल हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ हो गया क्या 10th क्वेश्चन? आयुष निकाल लिया आंसर 10th का? यस सर। थ्री फाइव क्या वन आंसर है? जीरो बाई 3510/11। वैसे हाँ, वैसे ओरल क्वेश्चन है, आईआईटी ने पूछा हुआ है ये भी। देखो कह रहे हैं एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज उसने खाया 100 ग्राम, एनर्जी मिली 1560 किलो जूल, इतनी एनर्जी मिल गई उसको। ही यूटिलाइजेस 50% ऑफ दिस गेन्ड एनर्जी इन द इवेंट। 50% एनर्जी उसने यूज कर ली, तो 50% इसका 1560 का 50% यूज कर लिया, बचा कितना? 50%, यानी 1500, 750, 300, 780 किलो जूल बच गई। सही ना? 780 किलो जूल एनर्जी उसने यूज कर ली है और 780 किलो जूल बच गई। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर ही नीड्स टू परस्पायर। कह रहा है कि अब वो चाह रहा है कि ये एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर ना हो, वो स्टोर होगी तो फैट बनाएगी, तो चाह रहा है कि ये एनर्जी लूज हो जाए। तो कह रहा है कितना वाटर उसको बाहर निकालना है, कितना पसीना उसको निकालना है बाहर। तो इसलिए अब यहाँ पे दे रखा है डेल्टा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दे रखा है 44 किलो जूल पर मोल। यानी अगर 44 किलो जूल वो एनर्जी लूज करता है तो 1 मोल वाटर खत्म होता है। 44 किलो जूल अगर एनर्जी लूज करता है तो 18 ग्राम पानी निकल जाता है बाहर। तो अगर 780 किलो जूल उसको लूज करना है तो 18/44 इंटू 780, यही क्या क्या? यस सर। हाँ, तो ये इसी जाएगा आंसर। और ये तुम्हें दिख रहा है, ये है हमारा 18 से थोड़ा सा 9, अगर 9 और ये 22, 9 और ये 22 आ जाएगा, तो 2 से। टू पॉइंट टू करते हैं इसको तो 78 हो जाएगा। और ये 4 से अगर जाता है, 4 इंटू 78, ये 310 के आसपास आ रहा है क्या? 310, 315 के आसपास, कितना आंसर है? तो 320 आ रहा है। 320 ग्राम। चलो वही 320 के आसपास आंसर आ जाएगा। तुम निकाल लेना खुद इसको, अप्रोक्सीमेट बताया मैंने ये। नेक्स्ट, ये 10th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11th कर लिया क्या? 11th क्वेश्चन यस सर। पूरा हो गया है? चलो यस 11th सर। क्वेश्चन भी देखो। हाँ 11th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज। साइन बताना है एंट्रोपी चेंज का। डिसोसिएशन ऑफ H2, H2 से अगर 2H बनेगा तो 1 मोल गैस से 2 मोल गैस मिल रहे हैं। 2H है ना, 2 मोल गैस, तो डेल्टा इसका साइन पॉजिटिव। सही ना? डेल्टा इसका साइन पॉजिटिव, साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज बनाना है, पॉजिटिव आएगा पहले केस में। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा N2 + 3H2 gives 2NH3।
यहाँ 4 मोल गैस है, 1 और 3 4, यहाँ पे 2 मोल गैस है, तो डेल्टा का साइन नेगेटिव, डेल्टा का साइन होगा नेगेटिव। और अगर नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ हीलियम और 1 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ एयर, तीनों में मोल सेम है, 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ एयर। मोल्स अगर सेम है तो टाइप देखेंगे, टाइप ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, तो 1 मोल ऑफ एयर की, क्योंकि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो 1 मोल ऑफ एयर की एंट्रोपी सबसे ज्यादा। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे गैस के, 2 मोल यहाँ पे गैस के, 2 मोल दोनों जगह है, लेकिन इधर रिएक्टेंट में टाइप ज्यादा, तो साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज होगा नेगेटिव, डेल्टा से आएगा नेगेटिव, ध्यान रखना इस चीज का, सही ना, डेल्टा का साइन नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट ई पार्ट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, H2O लिक्विड से बनेगा H2O गैस, डेल्टा का साइन पॉजिटिव। CH3COH ये लिक्विड आएगा हर जगह, CH3COH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड, सब लिक्विड है। दो, देखो 2 मोल लिक्विड यहाँ पे, 2 मोल लिक्विड यहाँ पे, और टाइप भी 2 मोल टाइप यहाँ पे, 2 टाइप यहाँ पे, 2 टाइप यहाँ पे, टाइप भी सेम है, 2 इधर 2 इधर, तो डेल्टा का साइन या तो यहाँ पे बोलते हैं प्लस माइनस, मतलब अनप्रिडिक्टेबल आएगा ये, डेल्टा का साइन क्या आएगा, प्लस माइनस। नेक्स्ट अब आ गया जी पार्ट, देगा स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड अगर है तो इसके अंदर देखो, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होंगे रबर बैंड के अंदर, वो एक एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल दे गेट अरेंज इन ए प्रॉपर इन ए रेगुलर अरेंजमेंट, इससे अब उनका मूवमेंट हो जाएगा बहुत कम, इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज करती है। ऐसा लगता है कि रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में डिक्रीज करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जी पार्ट। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग एंट्रोपी बढ़ने की वजह से होती है, आयरन इसलिए रस्ट करता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, डेल्टा का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, सही ना, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी विल इंक्रीज। डिस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, NaCl को पानी में डालेंगे तो NaCl पहले सॉलिड फॉर्म में था, एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो आयंस की फॉर्म में आएगा, और आयंस ज्यादा रैंडम होते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस, इससे एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी विल इंक्रीज। आइडियल क्रिस्टल और रियल क्रिस्टल, रियल क्रिस्टल की एंट्रोपी ज्यादा आइडियल क्रिस्टल से, रियल क्रिस्टल की एंट्रोपी ज्यादा आइडियल क्रिस्टल से, क्योंकि आइडियल क्रिस्टल के अंदर आयंस होंगे फिक्स होंगे, जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, सिर से Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये आयंस सारे फिक्स हैं, और Na प्लस है Cl माइनस है, Na प्लस है Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे फिक्स है ये। अगर कोई एक आयन भी हट गया इसमें से, जैसे Cl माइनस हट गया यहाँ से, तो यहाँ से Cl माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर कहीं और से यहाँ से Cl माइनस यहाँ आ जाएगा, तो आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, इससे रियल क्रिस्टल की एंट्रोपी ज्यादा, क्योंकि रियल क्रिस्टल में होते हैं डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स की वजह से मूवमेंट आयन का स्टार्ट हो जाता है, इससे एंट्रोपी बढ़ जाती है। फिर के पार्ट, H2 गैस और H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर और 0.5 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ज्यादा होगा तो आयंस को जगह कम मिलेगी, गैस को जगह कम मिलेगी, गैस मॉलिक्यूल्स को जगह कम मिलेगी मूवमेंट के लिए, तो इसलिए 0.5 एटमॉस्फेयर में थोड़ी स्पेस ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी ज्यादा, तो एंट्रोपी ज्यादा 0.5 एटमॉस्फेयर पे एंट्रोपी ज्यादा। वाटर है 27 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, मूवमेंट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, डिसऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस विल हैव ग्रेटर एंट्रोपी। N2 प्लस O2 गैस 2 NO गैसियस, 2 मोल गैस यहाँ पे, 2 मोल गैस यहाँ पे, गैस के मोल्स दोनों जगह बराबर है, गैस के मोल्स दोनों जगह बराबर है, तो टाइप देखेंगे, रिएक्टेंट में है दो टाइप और प्रोडक्ट में एक ही टाइप, तो इससे एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। फिर बॉइलिंग ऑफ एग, एग को बॉईल कर रहे हैं, एग को बॉईल कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा लगेगा कि एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एग के अंदर जो रॉ एग में जो फ्लूइड होता है वो सॉलिड बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे डीनेचुरेशन का कुछ कंसेप्ट होता है, जिसकी वजह से आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है अंदर, ग्लोबुलर प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं फाइब्रस प्रोटीन के अंदर, तो इसके अंदर एंट्रोपी बढ़ती है, ये भी एक्सेप्शनल केस है, जैसे स्ट्रेचिंग और रबर बैंड था, तो ये भी ध्यान रखना, बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी बढ़ती है। नेक्स्ट, निशा ऊपर करो, ये आयुष कितने सही हुए हैं? सर 2-3 गलत हो गए। अच्छा, समझ आ गया कि नहीं वो? तो निशा ऊपर करना है एक बार जरा, नहीं ऊपर ऊपर करो, स्टार्टिंग में इसमें, हाँ ये क्वेश्चन, हाँ यही कर लो तुम, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स।
सर कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स वाला, एंट्रोपी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ओके। चलो हो गया क्वेश्चन। आयुष, देखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एंट्रोपी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज लार्जर देन दोज ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल्स, एज इन मोर कॉम्प्लेक्स एस प्रोपेन हैज ग्रेटर एंट्रोपी देन एसिथेन। ये ट्रू है, जितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो होगा, अरेंजमेंट जो होगा, उतना डिस्टर्ब रहेगा, एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। सही ना? तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है।
फिर एंट्रोपी विद सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज इन देयर साइजेस, ये भी ट्रू है, सेम चीज है वही, साइज बढ़ेगा तो डिसऑर्डर ज्यादा रहेगा। तो आर्गन है, मास 40 है, CO2 है 44 है, C3H8 है 44 है, तो ये एंट्रोपी बढ़ेगी, ये भी ट्रू है। फिर एंट्रोपीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स बिकम्स लार्जर एज द अट्रैक्शन अमंग द आयंस बिकम्स वीकर, ये भी सही है। NaF के अंदर Na प्लस और F माइनस है, और MgO के अंदर Mg2 प्लस और O2 माइनस है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, एंट्रोपी उतनी कम हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सी वाली। डी, हार्डर सब्सटेंसेस हैव स्मॉलर एंट्रोपीज देन सॉफ्टर सब्सटेंसेस, हार्डर सब्सटेंसेस में मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम्स पास होंगे तो एंट्रोपी कम होगी। जैसे डायमंड की एंट्रोपी सबसे कम, फिर ग्रेफाइट की ज्यादा, फिर आयरन की ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा, एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है थोड़ा, फिर उसके बाद सोडियम की, फिर सोडियम की। ध्यान रखना ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है लेकिन सिर्फ डायमंड से कम हार्डर है, अदरवाइज आयरन वगैरह सबसे हार्ड होता है ग्रेफाइट। तो ये भी ट्रू है, ध्यान रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ये याद होना चाहिए तुम्हें। फिर ई पार्ट, फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल डेल्टा एच एटोमाइजेशन, फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल डेल्टा एच एटोमाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये भी सही है। जैसे H2 के अंदर H2 से 2H बन रहा है, इसको डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी कह सकते हैं, तो ये ट्रू है। फॉर ए पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, और बस ये ध्यान रखना अगर I2 सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो एटोमाइजेशन एटोमाइजेशन और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, गैशियस होना चाहिए जरूर। फॉर ए पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल डेल्टा एच एटोमाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स टू फॉर्म गैशियस एटम, ये भी ट्रू है। जैसे CH4 के अंदर C गैशियस प्लस 4H गैशियस, ये डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी है और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी है, सारे बॉन्ड्स को तोड़ना, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट्स। तो ये बस यही तो करना है अभी तुम्हें, इसको जरूर रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। और कल पढ़ के आना, कल ऑर्गेनिक का सेशन होगा, ऑर्गेनिक का कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जरूर करके आना है।